अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के 3 लेक्चर्स हमें पढ़ने हैं, जिनमें से लेक्चर नंबर 1 अल्केन, लेक्चर नंबर 2 अल्कीन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 यानी अल्काइन की तरफ जा रहे हैं। अल्काइन के अंदर हम 4 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक रिलेटिव स्टेबिलिटी है, और क्योंकि आप अल्केन और अल्कीन पढ़ चुके हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अल्केन और अल्कीन नहीं देखा और आप डायरेक्ट अल्काइन पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। आप पहले जाके अल्केन और अल्कीन देखें ताकि आप चीजों को रिलेट कर सकें। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अल्काइन के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। चलें, सबसे पहला पॉइंट आपने जो रिलेटिव स्टेबिलिटी में याद रखना है वो है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब आप रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अगर ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर आ रहा है तो हम उसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और मैं ट्रिपल बॉन्ड को कॉर्नर पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसे आप कॉर्नर भी कह सकते हैं, आप एंड भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर आ रहा है, इस वजह से हम इस ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं टर्मिनल। क्योंकि टर्मिनल का मतलब होता है आखिर। इट्स टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड या टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, अगर वो लेफ्ट कॉर्नर पर आए या राइट कॉर्नर पर आए, दोनों सूरतों में आप उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल अल्काइन। अगर वो कॉर्नर पर नहीं आता, मान लें वो कहीं सेंटर में आ रहा है, जैसे मैंने से यहां बना दिया, अब ये तो अभी भी अल्काइन है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड। बट अब इसे टर्मिनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना तो ये लेफ्ट कॉर्नर पर आ रहा है और ना ही ये राइट कॉर्नर, बट ये तो बीच में है। आप इसे कहेंगे इंटरनल अल्काइंस। तो अल्काइंस होते हैं 2 तरह के। अगर ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर होता है तो हम उसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं सेंटर में, कहीं भी सेंटर में, यानी उसकी पोजीशन 1 नहीं है, तो फिर आप उसे बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। ये तो आपको समझ आ गया डिफरेंस कि टर्मिनल अल्काइन क्या होते हैं और इंटरनल अल्काइन क्या होते हैं। अब रही बात स्टेबिलिटी की, तो आपने जो पॉस्टुलेट याद रखना है वो ये है कि इंटरनल अल्काइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपने क्या पॉइंट याद रखना है? इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन टर्मिनल अल्काइंस। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि वन हेक्साइन, अब वन हेक्साइन का मतलब आप समझते हैं? वन हेक्साइन का मतलब होता है कि 6 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड पहले पे लगा हुआ है। एन टू हेक्साइन यानी अभी भी 6 कार्बन है बट ट्रिपल बॉन्ड तो दूसरे पे लगा हुआ है। अब इसमें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, इसका मतलब इट्स टर्मिनल अल्काइन। इसे आप क्या बोलेंगे? टर्मिनल अल्काइन। और अगर हम 2 हेक्साइन की बात करें या इवन के 3 हेक्साइन की भी बात करें, तो क्योंकि इसमें कॉर्नर पर नहीं आ रहा तो इट्स नॉट टर्मिनल, आप इसे कहेंगे इंटरनल इंटरनल अल्काइन। अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऊपर मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल, इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल। इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल, इसका मतलब यहाँ पर जो 2 हेक्साइन होगा, इसके लिए हम लिखेंगे यस, इट्स मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इसका मतलब मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव। इसी तरह से अगर हम वन हेक्साइन की बात करते हैं, तो वन हेक्साइन में क्या याद रखना होगा हमें? क्योंकि टर्मिनल पर आ रहा है, ओ ये तो लेस स्टेबल हुआ। इसका मतलब इसमें जो आप ऑसिलेट याद रखेंगे वो क्या होगा? भाई लेस स्टेबल है। लेकिन स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में तो इनवर्स रिलेशन होता है। ओहो, लेस स्टेबल, इसका मतलब मोर रिएक्टिव। तो इसकी कंक्लूजन ये है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर है वो ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन कम स्टेबल है।
और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है लेकिन कम रिएक्टिव है। ठीक है, चलें। अब आपने जो इसका दूसरा पॉइंट याद करना है वो टोटली मैच कर रहा है आपके प्रीवियस लेक्चर से, यानी अल्कीन से, जो हमने अल्कीन के लिए पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या है मुन्ने? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यार कितने हाइड्रोजन निकाल के तुमने कुछ और लगाया है, कितने हाइड्रोजन निकाल के तुमने कुछ और लगाया। अब आप याद रखेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा, यानी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा, ये बात आप अल्कीन में पढ़ चुके हैं। अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक जगह पे वो कह रहा है, मान ले कि 3 हेक्साइन, सपोज आपसे कहता है 3 हेक्साइन, मुझे बताएं इसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है। इसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 0 है, 0 0। वो भाई इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। इसमें जो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 0 है, यानी इसमें आपने कोई ग्रुप लगाया ही नहीं है। अच्छा, अब एक और नाम लेते हैं। अब 3 हेक्साइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कि 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 हेक्साइन। अब आप क्या समझते हैं? पहले सिर्फ 3 हेक्साइन था, बट अब 3 हेक्साइन के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ओ, एक दफा आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है भाई? 1 है ना? डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 है। और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। अब वो आपसे कहता है 2,3 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन, इसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है भाई? अगर आप देखें तो अब की दफा 2 मिथाइल लगा दिए आप। 2 मिथाइल का मतलब ये हुआ कि आपने तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बढ़ा दी। पहले डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी नहीं, फिर आपने एक मिथाइल लगाया 1 हो गई, फिर 2 मिथाइल लगाए 2 हो गई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई इस केस में अगर हम डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखें तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है? 2। चलें, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 हेक्साइन, तो अब डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है भाई? तो अब डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी? 3। क्यों? क्योंकि अब आपने 3 मिथाइल लगा दिए, तो जितनी दफा आप ग्रुप को ऐड करेंगे उतनी ही सब्स्टिट्यूशन काउंट होती है। तो रिलेशन क्या था? अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इसका मतलब इसकी मैं कंक्लूजन कर रहा हूं कि 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 हेक्साइन इज मोर स्टेबल। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन है, इज मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आता है और इस तरह के 4 ऑप्शन है, वो आपसे पूछता है कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जिसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। यानी इसका आंसर है 2,3, 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3 हेक्साइन। इसी तरह से अगर इन केस वो आपसे कहता कि कौन लेस स्टेबल है, तो जिसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे कम है वो लेस स्टेबल है। यानी किसमें डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे कम है? 3 हेक्साइन में, क्योंकि है ही नहीं। तो 3 हेक्साइन इज लेस स्टेबल। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी
और रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन है भाई, एल्कीन में पढ़ाया था मैंने आपको। सो बट मोर रिएक्टिव। तो जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम उसमें स्टेबिलिटी भी कम। तो ये डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को आपको याद रखना पड़ेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिहाज से। तो अल्काइन की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो मेरे हिसाब से आपको उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। बेहद प्यारे बच्चों, अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहली बात आपने इस टॉपिक में जो याद रखनी है वो ये है कि जो अल्काइंस होते हैं मुन्ने, वो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है। बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की कुछ एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि ईथर, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। बेंजीन पर अभी हमारी डिटेल डिस्कशन होगी, ईथर पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी तो ये नाम की हद तक है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस भी होते हैं। इसका मतलब ना तो इनका कोई रंग होता है और ना ही इनकी कोई खुशबू होती है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये पॉइंट तो सही है, लेकिन एक्सेप्ट इथाइन के। इथाइन की गार्लिक लाइक ओडोर होती है, गार्लिक लाइक ओडोर, समझते हैं आप? हाँ, लहसुन जैसी स्मेल होती है इसकी। साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि इथाइन को प्यार से हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इथाइन को प्यार से हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। ओहो, अच्छा, मगर इथाइन को हम प्यार से एसिटाइलिन कहते हैं। ये जो इथाइन है इसका यूजेज क्या है भाई, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। इथाइन वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इथाइन को कहते हैं वेल्डिंग गैस। चलें, अब हम अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपने याद रखनी है, अच्छा ये टोटली अल्केन से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको इतना डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कार्बन के। इसका मतलब अगर कार्बन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि इथाइन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या ब्यूटाइन का, तो ज़ाहिर है ब्यूटाइन का यार, क्योंकि ब्यूटाइन में 4 कार्बन है, इथाइन में 2 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन ज्यादा है वैसे वैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, डेंसिटी और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एल्कीन के अंदर, आपने पुराने 2 लेक्चर्स लाजमी देखने हैं, वरना तबाह सब तबाह हो जाएगा मुन्ने, लाजमी देखने। तीसरी बात, हमें फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए। तो अगर हम अल्काइंस की फिजिकल स्टेट की बात करें तो शुरू के 3 मेंबर्स, फर्स्ट 3 मेंबर्स। अब फर्स्ट 3 मेंबर्स का मतलब C2 से लेके C4, क्योंकि C1 तो होता ही नहीं है भाई, मिथाइन तो होता ही नहीं है ना। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए आपको। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आर गैसेस, आर गैसेस। इसके अलावा अगले जो 8 मेंबर्स हैं, अब अगले 8 मेंबर्स का मतलब क्या होगा भाई, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, हाँ, यानी C5 से लेके C12 तक उंगलियों पे गिना है, आप भी गिन लीजिएगा, ये लिक्विड्स हैं। और रेस्ट ऑफ देम, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी अब जितने भी मेंबर्स बचे हैं, इसका मतलब समझते हो,
यानी C13 या ऑनवर्ड्स, C13 14 15 16 एंड सो ऑन, ये क्या होंगे, ये सॉलिड्स होंगे एट रूम टेम्परेचर। तो ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब जल्दी से हम चलते हैं अल्काइन की प्रिपरेशन की तरफ। द प्यारे बच्चों, देखिए हमें तीन तरह की प्रिपरेशंस याद रखनी है नॉर्मल केसेस में, और एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमें याद रखनी है। मैं भी लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइहेलाइड। मैंने डाइहेलाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो हैलोजेंस होते हैं। दो हैलोजेंस का मतलब यार, इसमें दो एक्स हैं, ठीक है। एक्स कितने हैं, दो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लें हमने दो कार्बन ले लिए, और डाई हेलाइड का मतलब एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया। डाई हेलाइड मतलब दो क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा अब आप इसे बैलेंस कर दें। कार्बन इस वक्त दो बॉन्ड्स बना रहा है, एक ऊपर और एक आगे, तो मजीद कितने बॉन्ड्स बनाएगा, दो। यानी हम दो इसके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये वाले कार्बन को देखें, दूसरे वाले कार्बन को, ये कार्बन भी एक बॉन्ड पीछे और एक बॉन्ड ऊपर बना रहा है, यानी दो बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ डाई हेलाइड, ठीक है। अब याद रखिएगा जी कि जब भी डाई हेलाइड होगा तो आप रिएक्शन किससे करेंगे, के ओ एच से। किससे, के ओ एच से। और यही सेम प्रिपरेशन आपने एल्कीन में भी की है। तो यार अब तक तो आपको सीधा हो जाना चाहिए था। अब देखें क्या करेगा। ये जो पोटेशियम है ये जाके क्लोरीन पर अटैक करेगा, और ये जो ओ एच है ये जाके एच पर अटैक करेगा। अच्छा अब हमें पता है कि हम तो बना रहे हैं अल्काइन, है ना भाई। और अल्काइन में कोई हैलोजन नहीं होता, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, एक KOH और ले लेंगे। अभी जो दूसरा वाला KOH है ये क्या करेगा, ये K भी जाके एक हाइड्रोजन पर, सॉरी, ये K जाके क्या करेगा, एक क्लोरीन पर, और ये OH क्या करेगा जाके, ये एक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। यानी जब हम इसका KOH से रिएक्शन करेंगे तो K जो है वो क्लोरीन पर अटैक करेगा, और OH जो है वो H पर अटैक करेगा। फिर दूसरा जब KOH लेंगे तो K दूसरे Cl पर और OH दूसरे H पर। तो जब KCl पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, KCl। और क्योंकि Cl दो निकाले हमने, उसके लिए पोटेशियम भी हमने दो दिए थे, तो यहाँ पे दो KCl बनेंगे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, दो हाइड्रोजन है हमारे पास और दो ही OH है, तो इसका मतलब कितने वाटर के पार्टिकल्स बनेंगे, दो। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है वो क्या है, सी सी। अच्छा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है इस वक्त। ये दोनों क्लोरीन निकल गए, और यहाँ से दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन भी निकल गया है। तो कितने हाइड्रोजन बचे हैं, एक एक हाइड्रोजन बचे हैं। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो कार्बन है मुन्ने, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है आगे की तरफ, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। यानी ये कार्बन इस वक्त दो बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली ये कार्बन देखें, ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड बना रहा है और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। यानी ये दोनों के दोनों कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड्स बना रहे हैं। यानी इन्हें मजीद कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, दो और बनाने हैं। अब देखें, अभी तीन तीन बॉन्ड बना रहे हैं, अब देखें, अब ये चार चार बॉन्ड बना रहे हैं। तो जितने कार्बन वाला हमने डाइहेलाइड लिया, हमने दो कार्बन वाला डाइहेलाइड लिया था, देखें, और दो ही कार्बन वाला हमारे पास अल्काइन बना। सही है। यानी एमसीक्यूज क्या था, 1,2 डाई क्लोरो, ऐसा ही है ना। एक क्लोरीन वन पे लगा हुआ है, एक क्लोरीन दूसरे पे लगा हुआ है, तो 1,2 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है मुन्ने, दो कार्बन। तो ईथ, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। तो 1,2 डाई क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विथ KOH। और मैं ऑलरेडी आपको अल्कीन में पढ़ा चुका था, ये जो KOH हम लेते हैं ये अल्कोहलिक होता है। अल्कोहलिक का मतलब इसे हम अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं। अल्कोहलिक का मतलब डिजोल्व इन अल्कोहल। चले, तो जब हमने 1,2 डाइक्लोरोइथेन लिया तो हमारे पास क्या बना भाई, हमारे पास इथाइन बना। इसका आंसर क्या है, इथाइन। अच्छा, अब अगर इसी से रिलेटेड वो आपको एक क्वेश्चन और देता है, सपोज वो आपसे कहता है पेपर के अंदर कि 2,3 डाई ब्रोमो हेक्सेन
reacts with alcoholic KOH and forms dash। तो आपको पता है टोटल 6 कार्बन है, तो अल्काइन भी कौन सा बनेगा, 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन है ना मुन्ने हमारे पास, अल्काइन भी कौन सा बनेगा, 6 कार्बन वाला। बट हमें क्या याद रखना होता है कि अगर 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन होते हैं तो फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी पड़ती है। यानी हम लिख तो देंगे यहाँ पे कि क्या फॉर्म होगा, हेक्साइन फॉर्म होगा, लेकिन 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 ये जो केमिकल है, ये जो केमिकल है आपको नजर आ रहा है, इस केमिकल में आपको ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना पड़ेगा। अब ब्रोमीन कहाँ पर है, यानी एक्स कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड भी कहाँ लगेगा, 2 और 3 के बीच में। लेकिन हम तो छोटा नंबर लिखते हैं, और छोटा नंबर कौन हुआ, छोटा नंबर 2 और 3 में से 2 हुआ, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 2 हेक्साइन। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपकी सारी एम्बिग्यूटीज जो है वो दूर हो जाए। जैसे हम लिखते हैं 3,5 डाई आयोडो डिकेन reacts with alcoholic KOH and forms dash। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अब आपने 10 कार्बन इस्तेमाल किए हैं, तो आंसर में भी कितने डिकाइन, आंसर में भी कौन सा अल्कीन बनेगा, 10 कार्बन वाला। और 10 कार्बन वाले अल्काइन को हम क्या कहेंगे, टिकाइन। अब रही बात पोजीशन की, तो आपको इतनी बात पता है कि पोजीशन वहीं लगेगी जहाँ पे एक्स लगा हुआ है, तो 3 और 4 पर एक्स है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी 3 और 4 पे लगेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हम छोटे नंबर से बताते हैं, तो 3 और 4 में से छोटा नंबर कौन हुआ, 3। तो यानी यहाँ पे जो डिकाइन बनेगा वो होगा 3 डिकाइन। ये तो हो गई एक प्रिपरेशन। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रिपरेशन है, और वो भी सेम प्रिपरेशन आप कहाँ कवर कर चुके हैं, आप वही सेम प्रिपरेशन ऑलरेडी अल्कीन में कवर कर चुके हैं। तो उस प्रिपरेशन का नाम क्या है, फ्रॉम टेट्राहेलाइड। अब जरा टेट्राहेलाइड को समझिएगा, टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलाइड का मतलब एक्स, यानी इसके 4 एक्स। अब 4 एक्स का मतलब 4 क्लोरीन भी हो सकते हैं, 4 ब्रोमीन भी हो सकते हैं, और 4 आयोडीन भी हो सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि अगर अगर डाई हेलाइड होता है तो हम रिएक्शन कराते हैं क्यूएच से, ऐसा ही है। और अगर टेट्रा हेलाइड होता है मुन्ने, तो फिर हम रिएक्शन किससे कराते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं जिंक से, याद रखिएगा। सही है। जब आप इसका जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो देखें क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल वो अब आपको देता है, और उस केमिकल में वो आपसे कहता है कि 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो। अब देख लें, खुद आप देख लें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 क्लोरीन है। टेट्राक्लोरो 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन रिएक्ट्स विद जिंक। तो बस सिंपल है इसका जवाब। ठीक है, बस डाइलाइड होता है तो केओएच से रिएक्शन करते हैं, और अगर टेट्राइलाइड होता है तो जिंक से करते हैं। इसके आंसर में वही जो जो अल्केन है वही आंसर अल्काइन में आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, इथाइन। अब क्योंकि 2 कार्बन है तो फिर 2 कार्बन अगर होते हैं तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताते। सिमिलरली अगर वो आपको एमसीक्यू देता कि 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो हेक्सेन रिएक्ट्स विद जिंक, तो आपको पता है कि भाई जितने कार्बन आप लेंगे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में भी होंगे, हेक्सेन है, तो आंसर इज हेक्साइन। अब रही बात ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की, तो मुन्ने जहां पर एक्स होगा वही पोजीशन होगी। अब एक्स जो है वो तो 1 और 2 में है, तो हम छोटे नंबर, आंसर क्या होगा, 1 हेक्साइन। ठीक है, एमसीक्यूज और करते हैं। अब वो आपसे कह रहा है 3,3, बोलता बहुत है एक तो वो है, 3,3 4,4 टेट्राआयोडो नोनेन reacts with zinc
एन फॉर्म्स डैश। तो भाई जितने कार्बन आप लेंगे उतने ही बनेंगे। अब कितने कार्बन है देखें जरा, 9 कार्बन है, तो आंसर इज नो 9। अब रही बात ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करने की, तो 3 और 4 के दरमियान एक्स लगे हुए, तो छोटी पोजीशन कौन सी हुई, 3, यानी इसका आंसर हो गया 3 नो 9। अच्छा, ये जो थर्ड प्रिपरेशन है मुन्ने, ये ई कैट और एंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एमडी कैट वाले बच्चों के लिए। ठीक है। अच्छा, यही सेम प्रिपरेशन आपने अल्कीन के लिए ऑलरेडी की है। मैं पहले आपको जरा अल्कीन के लम्हात याद दिलाता हूँ, याद करें वो लम्हात जब हम अल्कीन पढ़ा करते थे। और इस मेथड को हम क्या कहते थे, कॉल्बी, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, याद है आपको? ये अल्कीन में मैंने आपको पढ़ाया था कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और वहां पर हमने क्या किया था, याद करें? हमने केमिकल लिया था CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह का, याद है आपको? और फिर जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की थी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम इसे करंट देकर ब्रेक कर रहे हैं, आसान भाषा में, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। तो हुआ क्या था, ये पूरा हिस्सा तो अलग हो जाता है, जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। हमारे काम का इसमें से जो हिस्सा है वो ये था। और ये CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 अलग हो गया था। अब अगर आप इस कार्बन की वैलेंसी को चेक करें, तो ये कार्बन इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है, कैसे? दो ये हाइड्रोजन के साथ, और ये एक आगे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3। इसी तरह से अगर हम देख रहे थे, तो ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड ऊपर बना रहा था, तो टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा था, 3। दोनों कार्बन क्योंकि 3 3 बॉन्ड बना रहे थे, तो एक बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया था, और हम इसे कह रहे थे इथीन, यानी हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में ऑलरेडी इस काम को पढ़ा था। और इस केमिकल का जो नाम था वो क्या था, ठीक है, इस केमिकल का नाम क्या था, डाई सोडियम, क्योंकि इसमें 2 सोडियम है तो इसका नाम क्या था, डाई सोडियम। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन को मुन्ने हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो इसके दो नाम थे, एक तो ब्यूटानोएट, या फिर इसका नाम था ब्यूट्रेट। अब हम क्योंकि इथाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब इथीन नहीं बनेगा, अब क्योंकि हम अल्काइन पढ़ रहे हैं, तो अब तो इथाइन बनेगा। अब इथाइन कैसे बनेगा, बस अब आप क्या करेंगे कि क्योंकि देखें एक बॉन्ड बढ़ जाता है, पहले अगर आपने इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड रखा था, देख रहे हैं, अगर सिंगल बॉन्ड था तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, प्रोडक्ट में डबल हो गया। अब हम रखेंगे ही डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट में ट्रिपल हो जाएगा। यानी अगर मैं केमिकल आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर C, डबल बॉन्ड O, O, Na, इसी तरह से C, डबल बॉन्ड O, O, Na। अब इसमें क्योंकि पहले से डबल बॉन्ड है, और अगर आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो क्या होगा देखिएगा जरा, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे काम का नहीं होता, ये तो अलग हो जाएगा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बाकी जो दूसरा हिस्सा बचा है कौन, CH, डबल बॉन्ड CH, ये अलग होगा, हमारे काम का यही हिस्सा है, यानी CH, डबल बॉन्ड CH। अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं, तो देखें ये कार्बन इस वक्त 2 बॉन्ड नीचे बना रहा है, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, यानी टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए मुझे, 3। और सिमिलरली अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूं, तो ये दूसरा कार्बन भी 2 बॉन्ड ऊपर बना रहा है और एक बॉन्ड नीचे बना रहा है, यानी ये भी 3 बॉन्ड्स बना रहा है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक बॉन्ड हमें लगाना पड़ेगा, हाँ अब 4 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है। सही है। तो बस अब आपने याद रखना है कि अगर इन रिएक्टेंट के अंदर एक बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर 2 बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सही है। अच्छा बारह, अब हम अपनी आखिरी प्रिपरेशन पे चल रहे हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। सही है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बस हमारी ये आखिरी प्रिपरेशन है, उसके बाद हमारा तीसरा सब टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को हम लार्ज स्केल प्रिपरेशन या फिर कमर्शियल प्रिपरेशन भी कहते हैं।
क्योंकि इंडस्ट्री में हम जो भी चीज बनाते हैं वो घड़ों क्वांटिटी में बनाते हैं। कितनी क्वांटिटी में? घड़ों। हाँ। अब ये जो प्रिपरेशन है ये आप करते किससे हैं? ये आप करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। सही है, कैल्शियम कार्बाइड से। अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करा देते हैं वाटर से। ठीक है, यानी इस हेडिंग को हम क्या कह सकते हैं? इस हेडिंग को हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। यानी हमने कैल्शियम कार्बाइड को वाटर की मदद से तोड़ दिया। अब कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? CaC2। जब हम इसका वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्योंकि इसमें दो कार्बन है तो मुझे जो अल्काइन हमारे पास बनेगा वो भी कितने कार्बन वाला बनेगा? दो कार्बन वाला बनेगा। ठीक है, चलें। अगर हम इस केमिकल को देखें तो इस केमिकल में दोनों कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना रहे हैं, यानी दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन आना चाहिए। साथ में अब जो कैल्शियम बचा है वो किससे मिल जाता है? जाके वाटर से। अच्छा, वाटर को एक काम करें, आप वाटर को ऐसे लिखें ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, यानी HOH। अगर आप कार्बन की बात करते हैं ना, देखिए कार्बन हाइड्रोजन से मिला है, और कितने हाइड्रोजन से? एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पे, यानी दो हाइड्रोजन से मिला है। तो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 भी लगा दी। देखिए MD कैट में, ई कैट में, इंटरव्यू टेस्ट में बैलेंस करना हमारा काम नहीं होता, इखलाकतन बता रहा हूँ आपको। तो कार्बन किससे मिल गया? हाइड्रोजन से, क्योंकि दो हाइड्रोजन से मिला था इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया। और सिमिलरली कैल्शियम भी हाइड्रो OH से मिलेगा, और OH भी यहाँ पे 2 हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कोई गर्ज नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अगर, मैं यहाँ पे कोटेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको इथाइन बनाना है इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी इथाइन इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो कैसे तैयार हो सकता है? बाय कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये भी ई कैट और एंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आपको पता है MD कैट वाले बच्चों की तो हालत, उनको तो ये मेथड पढ़ना पड़ेगा। सही है। इन केस अगर पेपर में यहाँ पर एक सवाल और कर लेता है आपसे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर कैल्शियम कार्बाइड, कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे तैयार होता है, तो मैं आपको कैल्शियम कार्बाइड के लिहाज से एक पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपसे MCQs में पूछ ले। अगर कभी भी जिंदगी में तुम कैल्शियम कार्बाइड तैयार करना चाहते हो, कोई मसला ही नहीं है, तुम क्या करो, तुम ले लो लाइम। ठीक है, यानी कि CaO, और CaO का रिएक्शन किससे करा दोगे? कोक से। कोक क्या है? कोयले में से निकलता है। कोक का फॉर्मूला होता है सिर्फ C। तो जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, लाइम का रिएक्शन किससे करा दो? कैल्शियम कोक से, यानी कार्बन से, तो बनने वाली चीज को क्या कहते हैं हम? कैल्शियम कार्बाइड। MCQs कितने बन सकते हैं इस प्रिपरेशन से? देखें, सबसे पहला MCQs, इंडस्ट्रियल लेवल पर इथाइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो आंसर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड को कैसे तैयार कर सकते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को तैयार करते हैं CaO और कोक से। अच्छा, CaO को क्या कहते हैं? लाइम। कोक यानी कार्बन, कोक जो है वो कार्बन है, और कोक कहाँ से मिलता है आपको? कोल से मिलता है। सही है। तीसरी बात, कैल्शियम कार्बाइड का आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन का प्रोसेस जो है वो एंड हो गया। अब हम अपने टॉपिक का आखिरी सब टॉपिक करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये प्यारे बच्चों, हम अपना आखिरी टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। अच्छा देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही पता है, उनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। नंबर 1 इज कम्बशन। ठीक है, कम्बशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी किसी भी चीज़ को हवा की मौजूदगी में जलाना। तो अगर आप इथाइन को, यानी अल्काइन ले लें, चलें आप अल्काइन जनरल बात कर लें, अगर आप अल्काइन की कम्बशन करते हैं, यानी अगर आप अल्काइन को हवा की मौजूदगी में जलाते हैं, तो जिस तरह से अल्कीन अल्कीन आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहे थे, ये भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट देंगे। वही सिंपल, सेम है, सेम मेथड है। क्योंकि देखें,
मैं फिर एक दफा आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन के अंदर दो ही चीजें होती है ना, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ऐसे ही है। तो जब हवा की मौजूदगी में हम इसे जलाते हैं, तो जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बना लेता है, वाटर। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, जैसे आपने अल्केन और अल्काइन के लिए पढ़ी, अल्केन और अल्कीन के लिए पढ़ी, सिमिलरली अल्काइन के लिए भी यही है। सिंपल याद रखना है, चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, आप किसी की भी कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, कंबशन में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन की तो फिर आप नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पे आप साथ में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं KMnO4, यानी नेसेंट ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेगा जब आप KMnO4 को यूज करेंगे। अच्छा, KMnO4 का नाम क्या है, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स आपने लाजमी तौर पे याद करने। वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम इथाइन की बात करें, ठीक है, अगर आप इथाइन को हॉट KMnO4 से मिलाएं, हॉट KMnO4 से, यानी सॉल्यूशन जो है वो हॉट है, KMnO4 का सॉल्यूशन जो है वो हॉट है, तो आपने याद ये रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH.COOH। सही, ये लाजमी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर इथाइन को आप कोल्ड KMnO4 से मिलाएं तो बनता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। तो ये दो पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। अभी यहाँ तक की कंक्लूजन क्या है, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, अगर आप उनकी कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट रिलीज होगी। सिमिलरली अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और अगर आप हॉट KMnO4 यूज करते हैं, अच्छा हॉट KMnO4 में क्या होगा कि सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। ठीक है, लेकिन कोल्ड KMnO4 में क्या होगा कि ऑक्सीजन भी करेगी और साथ में वाटर भी रिएक्शन करेगा। इस वजह से प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट होता है। बहरहाल तो अगर आप हॉट KMnO4 यूज करते हैं तो ऑक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर आप कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ऑलरेडी अल्केन और अल्कीन में कवर करवाई गई हैं, उनको भी चले हल्का सा देख लेते हैं एक नज़र। जैसे हाइड्रोजनेशन, तो हमें पता है हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजनेशन हम कई बार कर चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमारी जो हेडिंग है ये आपने ऑलरेडी अल्केन में पढ़ चुके हैं, आप इसको ना अल्केन में पढ़ चुके हैं। आप अगर अल्केन की प्रिपरेशन देखें तो वहां पे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन था। यानी देखिए, जब आप अल्काइन पढ़ रहे हैं ना तो अल्केन और अल्कीन में बहुत सारी बातें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। तो इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वो पेपर में आपसे कहता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्साइन गिव्स, तो आपको पता है ऑलरेडी कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्केन बनता है, ऐसा ही है। और लाजमी तौर पे आपने अल्कीन और अल्कीन का लेक्चर पढ़ना है, पहले अल्कीन और अल्कीन का लेक्चर पढ़ना है। अगर आप अल्कीन और अल्कीन का लेक्चर नहीं पढ़ेंगे आपके लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे, इस वीडियो को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो सिंपल क्या बनेगा भाई, सिंपल बनेगा हेक्सेन। तो बस जब आप अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन, अल्कीन के अंदर हमने जो है वो इंटरमीडिएट हाइड्रोजनेशन भी की थी, तो बस जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि पेंटाइन तो आप बोलते थे पेंटेन, अगर वो बोलता है ब्यूटाइन आप बोलते थे ब्यूटेन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्कीन के अंदर।
चौथा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन। अच्छा, ये हेडिंग भी हम ऑलरेडी जो है वो अल्काइन में डिस्कस, अल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत आसान है, मैं एक दफ़ा फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैलोजनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ज़रा। सपोज हम इथाइन ले लेते हैं, और इथाइन के अंदर अगर हम हैलोजनेशन करते हैं, यानी इथाइन का अगर हम क्लोरीन गैस से रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा, सिंपल, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है। अब क्योंकि क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेंगे तो एक क्लोरीन आपके पास पहले वाले कार्बन पे लग जाएगा, और दूसरा क्लोरीन आपके पास दूसरे वाले कार्बन पे लग जाएगा। फिर अगर इसी केमिकल का हम दोबारा क्लोरीन गैस से रिएक्शन करते हैं, यानी सी एच ट्रिपल डबल बॉन्ड सी एच, एक एक क्लोरीन पहले से ही लगा हुआ है, अब हम दोबारा इसका किससे रिएक्शन कर रहे हैं, क्लोरीन गैस से, तो फिर क्या होगा, अब वो जो बेचारा डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। और जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बचेगा, सिंगल। अब क्योंकि दो क्लोरीन तो पहले से लगे हुए थे, और क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाने की वजह से दो क्लोरीन अब लग जाएंगे, तो फाइनली फाइनली जो केमिकल का नाम होगा वो क्या होगा, केमिकल का नाम होगा 1,1, क्योंकि 1 पे दो दफा क्लोरीन लगा हुआ है, और इसी तरह से 2,2, क्योंकि 2 पे भी दो दफा क्लोरीन लगा हुआ है। तो टोटल कितने क्लोरीन हो गए, चार, चार को हम कहते हैं टेट्रा, और क्लोरीन के लिए हम क्लोरो लगा रहे हैं। कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम कहते हैं ईथ, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। तो आपने याद ये रखना है कि चार दफा हेलोजन ऐड होगा, चार दफा। जब दो दफा ऐड होगा तो वो अल्काइन से अल्कीन बनेगा, और जब दो दफा मजीद ऐड होगा तो फिर वो अल्कीन बन जाएगा। देखिए, आपकी इंटर की बेस बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर आपकी इंटर की बेस सॉलिड नहीं है तो एमडी कैट में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब जो बच्चे हमारे लेक्चर्स देखते हैं वो हमारे ग्रुप्स में भी ऐड हैं, और जो बच्चे हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं तो वो एनी टाइम लेक्चर्स को देखने के बाद मुझसे चीज़ें पूछा करें, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, और जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं लाजमी करूँगा। आप अगर पढ़ने वाले बनेंगे तो मैं आपके साथ लग के काम करूँगा, और इंशाल्लाह एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ज़रूर होगा। अब वो आपसे क्वेश्चन कहता है, वो आपसे कहता है कि 3 हेक्साइन reacts with chlorine gas and forms। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हेक्साइन से तो बन जाएगा जल्दी से हेक्सेन। ठीक है। जैसे इथाइन से क्या बन गया मुन्ने, जल्दी से बताओ, इथेन बन गया। तो हेक्साइन से तो जल्दी से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। अब रही बात कि क्लोरीन लगाने की, जो हमें पता है कि चार क्लोरीन लगते हैं, दो लगते हैं जब वो अल्कीन बनता है, और जब वो अल्कीन से अल्कीन बनता है तो दो और लगते हैं। बट अब वो लगेंगे कहाँ पे, देखें, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा, थ्री थ्री हेक्साइन है, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में होगा, है ना, क्योंकि हम पोजीशन बताने के लिए छोटा नंबर यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3,3,4,4 टेट्राक्लोरो, क्या होगा, टेट्राक्लोरो हेक्सेन। इसी तरह से अगर हम एक एमसीक्यू और करें कि 2 पेंटाइन reacts with bromine and forms, तो क्या बनेगा, क्योंकि आप पेंटाइन पे काम कर रहे हैं मुन्ने, तो पेंटेन तो बनेगा ही बनेगा, क्या बनेगा, पेंटेन तो बनेगा ही बनेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रोमीन कितने लगेंगे, आपको पता है चार लगेंगे, सही है। अब कहाँ लगेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 2 पे और 3 पे, 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि हम छोटा नंबर लिखते हैं ना इसलिए 2 और 3, 2 और 3 में से छोटा नंबर 2 होता है इसलिए हम 2 पेंटाइन लिखते हैं। तो 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, सही है। आ, अब देखें, ये बात अगर आप बोले ना तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपके लिए। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, ये मैंने बना दिया 5 कार्बन। अब 2 पेंटाइन का मतलब एक छोड़ के आपने डबल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो देख लें।
बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब अगर आप काउंटिंग करें तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है। तो देख लें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, दूसरे और तीसरे के दरमियान, बट हम नंबर तो एक बताते हैं ना, तो दूसरे और तीसरे पर ही ब्रोमीन लगेगा। तो यानी आंसर इज 2,2,3,3, टेट्रा ब्रोमो, क्या नाम होगा, टेट्रा ब्रोमो पेंटेन। अच्छा, अब एक केमिकल प्रॉपर्टी और है जिसे हम हाइड्रेशन कह रहे हैं, बट हाइड्रेशन हम इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे। हाइड्रेशन इस अल्काइन की हाइड्रेशन मैं आपके लिए लिखता हूँ, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। साथ साथ एक और चीज, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन की ओजोनोलिसिस और अल्काइन की हाइड्रेशन, ये हम कवर करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स में अवेलेबल है। ये अल्कीन अल्कीन अल्काइन के चैप्टर में भी है और ये एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में भी, तो हम इसे एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में कवर करेंगे जब तक हमारी बेस भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अच्छा, अलबत्ता एक पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कोई भी पॉइंट एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछ सकता है, तो सारे ही पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे अच्छे से कवर करने। वो आपसे पूछ सकता है कि ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइन गिव्स, तो बस आपने याद रखना है ग्लाइऑक्सिल। यहाँ जो केमिकल है वो कौन है, ग्लाइऑक्सिल। ग्लाइऑक्सिल क्या है भाई, CHO। ठीक है। अब देखें, जो जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं मैं उसकी एक दफा समरी आपको दोबारा बता रहा हूँ। चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, अगर इनकी कंबशन होगी, अगर इनकी कंबशन होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। मैं आपके लिए एक दफा समरी लिख दूं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखूंगा। ये समरी आपने लाजमी याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंबशन ऑफ अल्केन, अच्छे से याद रखना है इन पॉइंट्स को, अल्कीन या फिर अल्काइन, यानी आप अल्कीन की कंबशन करें, अल्कीन की कंबशन करें, अल्काइन की कंबशन करें, जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट है। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना था वो ये था कि अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं इथाइन की बाय यूजिंग हॉट केमोफोर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CHO, सॉरी, COOH। तीसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना था, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन बाय यूजिंग कोल्ड केमोफोर, तो जो प्रोडक्ट था वो कौन था, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, HCOOH। एक लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, देखें एमडी कैट के पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज को सॉल्व करें। एमडी कैट के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। देखें, इंटर को पढ़ने का तरीका अलग होता है, एमडी कैट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, सही है। तो जिस चीज को जिस तरह से पढ़ना चाहिए कोशिश करें उस चीज को उसी तरह से पढ़ें। ओजोनोलिसिस ऑफ, ओजोनोलिसिस का मतलब ये होता है कि ओजोन की मदद से यानी O3 की मदद से ब्रेक डाउन करना। जैसे हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की मदद से ब्रेक करना, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है पानी बिजली की मदद से ब्रेक करना, पायरोलिसिस का मतलब होता है गर्म करके ब्रेक करना, और ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोन की मदद से ब्रेक करना। सो ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइन गिव्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो कौन है, ग्लाइऑक्सिल। और ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला भी याद करें, CHO। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेमोराइज होने चाहिए, अगर ये सारे पॉइंट्स मेमोराइज नहीं है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है।
तो अभी तक हमने 4 केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया है। देखिए, आपके लिए मैं बहुत आसानी कर रहा हूँ। मैं सारे बोर्ड्स का मटेरियल आपको एक जगह पे गैदर करके दे रहा हूँ। आपने मटेरियल कहीं से जमा नहीं करना। जितना मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ वो मटेरियल बहुत है, बहुत है। हर चीज को मैंने कलेक्ट करके आपके लिए पेश कर दिया है, बस सिर्फ आपने उसे मेमोराइज करना है। ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद मटेरियल जमा कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो मेमोराइज कर, तो यार आपके लिए तो आधा काम है यार। अगर आप अभी स्कोर ना करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इन लेक्चर्स को समझने के लिए थोड़ी सी बेस आपको चाहिए। देखें, जाहिर है अगर किसी को यही नहीं पता कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फिर भी मैंने ये सब चीजें बताई हैं। कार्बन की चेन कैसे बनती है, अगर वैलेंसी पूरी नहीं होती तो हम हाइड्रोजन लगाते हैं। अल्कीन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, तो फिर आप समझ लें यार उस बच्चे को तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो थोड़ी सी बेस आपकी मजबूत होनी चाहिए, और अगर बेस मजबूत नहीं भी है लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर भी आप एडजस्ट कर लेंगे। चलें, अब हम कर रहे हैं हाइड्रो हेलोजनेशन। देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब होता है एक्स। यानी अब हम एच एक्स को ऐड करेंगे। सही है। अब वो आपसे क्वेश्चन देता है आपको कि एडिशन ऑफ HCl इन इथाइन गिव्स। तो जल्दी से हम पहले इथाइन का फॉर्मूला बनाते हैं। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखें, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है और कई बार मैं लिख चुका हूँ इथाइन। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं HCl से तो क्या होगा? सबसे पहले जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूटेगा और ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक H है और दूसरा Cl है। अब H को और Cl को आप कहीं भी लगा दें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इस जगह पर, दोनों जगह पर हाइड्रोजन बैलेंस है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस होता है तो हमारी मर्जी किसी भी चीज को हम कहीं पे भी लगा दें। तो ये जो हाइड्रोजन है, पहला वाला हाइड्रोजन, इसको हम CH के साथ लगा रहे हैं तो ये हो गया CH2, और इस Cl को हम इस क्लोरीन पे लगा देते हैं तो ये हो गया CHCl। अच्छा, अब एक बात आप मेरी और याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या बताया? CH2 डबल बॉन्ड CH, मुन्ने इसे हम कहते हैं विनाइल। इसका नाम क्या है? विनाइल। अच्छा, अब क्योंकि इसके साथ क्लोरीन भी लगा हुआ है तो हम इसे एक खास नाम दे सकते हैं, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आपने जहाँ कोचिंग्स में, कॉलेजेस में आयुर्वेदिक नेमिंग पढ़ी होगी, नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, कॉमन नेमिंग पढ़ी होगी, तो आपने लाजमी तौर पे विनाइल का लफ्ज सुना होगा, बट आपको याद नहीं होगा शायद बहुत सारे बच्चों को। बहरहाल, अगर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अगर हम इसका दोबारा HCl से रिएक्शन कराएं तो अब क्या होगा? अब डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और ये केमिकल तो वो था जो मैंने पहले से ही बना हुआ था, वो लिख दिया। अब हम HCl को ऐड करते हैं। अच्छा, अब जब आप HCl को ऐड करेंगे तो आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। एक साइड पर दो हाइड्रोजन है और एक साइड पर एक हाइड्रोजन है। याद रखना है आपने कि हाइड्रोजन को आप वहां ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। सही है। अब देखें, अब आपने H और Cl को ऐड करना है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे आप? जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। यहाँ दो है, यहाँ एक है। कहाँ ज्यादा है? पहले वाले में। तो पहले वाले में ही हाइड्रोजन ऐड होगा, और दूसरी चीज को आप दूसरी जगह पे ऐड करेंगे, यानी Cl को यहाँ पे। अब इस केमिकल का जो नाम होगा वो नाम क्या है? इस केमिकल का नाम होगा 1,1, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, और जहां पर क्लोरीन लगे हुए होंगे हम उसे क्या कहेंगे? 1 पोजीशन, क्योंकि जहां से क्लोरीन होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कंपाउंड यहाँ से नहीं, ये कंपाउंड यहाँ से नहीं, ये कंपाउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि मेन ग्रुप इस पे सेकंड पे लगे हुए हैं। तो वहां से स्टार्ट होगा तो हम इसे ही 1 समझेंगे। तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, दो कार्बन है, दो कार्बन की वजह से हम इसे क्या कह देंगे? इथेन। इसकी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ प्रोपाइन
विद HBr गिव्स। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन, ये हो गए 3 कार्बन। अब आइन है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो एक जगह पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं और जाहिर है दूसरी जगह पे फिर हमें सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको बैलेंस करें तो देखिएगा जरा, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कैसे? 3 पीछे बना रहा है और एक आगे बना रहा है, पूरे 4 हो गए, कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। आखिरी वाला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है पीछे, बस। तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा दूं? 3, क्योंकि टोटल वैलेंसी 4 होती है। अब अगर मैं इसमें HBr ऐड करता हूँ सपोज, तो क्या होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड टूटने के बाद क्या बच जाएगा? डबल बॉन्ड। सही है। अच्छा, अब हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करेंगे और ब्रोमीन को कहाँ ऐड करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहीं हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। लाजमी ये बात आपने याद रखनी है, और इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल्स। तो हाइड्रोजन, अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, उस जगह को देख रहे हैं जहां से बॉन्ड टूटा है, आखिरी वाले कार्बन को मत देख लेना, जिनके दरमियान से बॉन्ड टूटे हैं वहां देखेंगे। तो यहाँ पहले वाले में एक हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा हुए? हाइड्रोजन पहले वाले में ज्यादा हुए। तो नया हाइड्रोजन भी पहले वाले कार्बन के साथ ही लगेगा, यानी CH की जगह ये हो गया CH2। अब रही बात ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन दूसरी जगह पे लगेगा। चल, अगर हम इस केमिकल को दोबारा लें और HBr से इसका रिएक्शन कराएं, अब क्या होगा? अब वो जो डबल बॉन्ड था वो भी टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब वही बात कि अब हम हाइड्रोजन कहाँ लगाएं? तो भाई देखें, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, क्या पढ़ा हमने? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहीं हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहीं लगाएंगे ना हाइड्रोजन को, तो 2 से कितने हो गए? ये 3 हो गए। अच्छा, फिर ब्रोमीन कहाँ लगाए? ब्रोमीन दूसरी जगह पे लगेगा, यानी यहाँ पर ब्रोमीन लगाएंगे। अच्छा, अब इस केमिकल का नाम क्या है, कि नाम भी रख देते हैं। एक दो दूसरे वाले पर ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 दफा लगा हुआ है, सो 2,2 डाई ब्रोमो। ठीक है, टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे, तो हम एन कह देंगे। तो ये तो आपने अपने इंटर में नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। अब नोमेनक्लेचर एक बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको कंपाउंड्स के नाम रखना नहीं आते तो जाहिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट नाम रखना आपको आने चाहिए। अच्छा, अब हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ECAT और इंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, यानी आप समझ लें कि ECAT और इंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर अल्काइन का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो भाई ये ECAT वाले बच्चों के लिए हरगिज नहीं है, तो नॉट फॉर ECAT एंड इंट्री टेस्ट। बहरहाल, आखिरी प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे से आपने इस प्रॉपर्टी को देखना है। आखिरी प्रॉपर्टी का नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के मतलब क्या होते हैं? पॉलीमराइजेशन के मतलब होते हैं कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना। ठीक है, अल्कीन में हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की थी। अच्छा, तो हमारे सिलेबस में पॉलीमराइजेशन किसकी है? इथाइन की है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। सही है। चलें, अब एसिटाइलिन या एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटाइलिन या एथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम सी एसिटाइलिन को एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि इन रिएक्शंस के अंदर कुछ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, और उन कैटलिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं। एक तो है कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और साथ में एक कैटलिस्ट और है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl।
ये केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है, सही है। और ये भी प्रॉपर्टी पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं आपको एहतियातन करा रहा हूँ ताकि हम हर तरह से प्रिपेयर हो जाएं। अब देखें जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, किसी भी एक का तोड़ दें, आप इसका तोड़ दें या इसका तोड़ दें, एक ही बात है। तो कोई एक जो है ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखें क्या बचा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, आगे क्या है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, अब जरा हम इसको चेक करते हैं क्या ये कंपाउंड ठीक है या नहीं ठीक है। इस कार्बन को अगर हम चेक करें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, देखिए जरा इस कार्बन को अगर आप चेक करें, ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड्स हैं, यानी टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, तीन। इसका मतलब ये तो स्टेबल नहीं है। इस कार्बन को चेक करें जरा, ये कार्बन दो बॉन्ड्स पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। यस, 2+1+1 4, ये पूरे चार बॉन्ड्स बना रहा है, इसका मतलब ये कार्बन स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें पहले वाले कार्बन की, तो पहले वाला कार्बन स्टेबल नहीं था। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन एक बॉन्ड पीछे, एक हाइड्रोजन के साथ और तीन बॉन्ड आगे बना रहा है, यानी एक, दो और तीन, टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, पांच। जबकि लिमिट कितने की है, चार की, यानी एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है। आखिरी वाले कार्बन को चेक करते हैं, ये तीन बॉन्ड पीछे बना रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, यानी चार बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला कार्बन एक बॉन्ड कम बना रहा है और तीसरा वाला कार्बन एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है। इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के, क्योंकि यहाँ वैलेंसी ज्यादा है और यहाँ कम है, तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ लगा देंगे। तो कैसे, ये हाइड्रोजन हम यहाँ से हटाते हैं और इस हाइड्रोजन को हम यहाँ लगा देंगे। अब ये कंपाउंड स्टेबल है। अब अगर इस कंपाउंड का हम नाम रखना चाहें तो क्या होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे क्या पढ़ते हैं हम, इसे हम पढ़ते हैं विनाइल। क्या पढ़ते हैं, विनाइल पढ़ते हैं। तो अभी जो शुरू की चीज है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये विनाइल है। इसके लिए हमने क्या लिख दिया, विनाइल। और दो कार्बन के दरमियान, यानी मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको तोड़ के पढ़ रहा हूँ, ये विनाइल हो गया। अब ये देखें, अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एसिटाइलिन, राइट। तो यहाँ भी दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एसिटाइलिन। यानी इस केमिकल का जो नाम है वो क्या है, विनाइल एसिटाइलिन। अब विनाइल एसिटाइलिन की आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आपने क्या करना है, विनाइल एसिटाइलिन की दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एक तो आपने विनाइल एसिटाइलिन की प्रॉपर्टी पढ़नी है किसके साथ, एसिटाइलिन के साथ, यानी हम इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। दूसरी, आपने विनाइल एसिटाइलिन की प्रॉपर्टी पढ़नी है HCl के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको दोनों प्रॉपर्टीज एक एक करके पढ़ाता हूँ। तो हम सबसे पहले विनाइल एसिटाइलिन को एसिटाइलिन से रिएक्ट कराते हैं। अब विनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मूला भी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन है, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन का हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एसिटाइलिन के साथ, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलें, हमें पता है जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड टूट जाता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड। अब जरा हम अपने केमिकल को बनाते हैं। CH2, पहले इस केमिकल को लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बच गया, डबल बॉन्ड। हाँ, अच्छा, अब आप इन सारे कार्बन को चेक करें कौन स्टेबल है कौन नहीं स्टेबल। आखिरी वाले अगर कार्बन को मैं चेक करूं तो ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और दो बॉन्ड पीछे बना रहा है, यानी तीन बॉन्ड बना रहा है, अनस्टेबल है। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक बॉन्ड आगे पीछे बना रहा है, दो बॉन्ड्स आगे बना रहा है, तीन, एक इसके साथ हाइड्रोजन, यानी कितने बॉन्ड्स हो गए, चार। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये तीन बॉन्ड पीछे बना रहा है,
एक बॉन्ड आगे बना रहा है और एक इसके साथ हाइड्रोजन भी है ना भाई। तो ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 5 को हम समझ गए, यहाँ गलती है। ये 5 बॉन्ड्स बना रहा है, ये 4 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, ये तो सही है, ये तो सही है। ये एक ज्यादा बना रहा है और ये एक कम बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब ये सब बराबर बॉन्ड्स बना रहे हैं। अच्छा, अब इसका नाम लिखना है हमें। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा सुनिए। हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या कहते हैं? इसकी बात कर रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या कहते हैं? विनाइल, है ना। ये भी तो यही है, देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, बस उल्टा लिखा हुआ है, यहां से पढ़ लें इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये भी तो विनाइल हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, दो कार्बन के दरमियान, तो हम उसे क्या कहते हैं? एसिटाइलिन। तो इस केमिकल का जो नाम है वो क्या होना चाहिए? विनाइल इसके अंदर दो हैं, तो ये हो गया डाइविनाइल। विनाइल विनाइल, डाइविनाइल। और बीच में एसिटाइलिन है, यानी इस केमिकल का नाम हो गया डाइविनाइल एसिटाइलिन। अच्छा, तो पेपर में आपसे पूछेगा यार, विनाइल एसिटाइलिन जब एसिटाइलिन से मिलेगा तो क्या बनेगा? तो आपका आंसर होगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन का किसके साथ था? HCl के साथ। तो अब हम इसका HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, देखें क्या होगा। ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बच जाएगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड बचने का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। अब ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट के क्या बच गया? डबल बॉन्ड। अब आपने ऐड करना है HCl। एक H है और एक Cl है, अब कहाँ H करें कहाँ Cl करें? यहां से आपने बॉन्ड तोड़ा है लास्ट में से। तो क्या रूल है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है उन्हें वहीं पर हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, एंड दैट रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो हाइड्रोजन को हम जाहिर है वहां ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बोले यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ एक है, तो कहाँ ज्यादा हुए भाई? आखिर में ज्यादा हुए, तो यहीं पे हाइड्रोजन लगेगा, एक से दो गए। और फिर क्लोरीन हम यहाँ लगा देंगे। इस केमिकल को हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्या कहते थे मुन्ने? क्लोरोप्रीन कहते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप बहुत सारे क्लोरोप्रीन को आपस में ऐड कर दें, यानी क्लोरोप्रीन प्लस क्लोरोप्रीन करते जाएं ऐड करते जाएं, तो एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाता है। उसे हम कहते हैं न्यूप्रीन। क्या कह देते हैं? न्यूप्रीन। जब आप बहुत सारे क्लोरोप्रीन को ऐड कर देते हैं आपस में तो उसका नाम क्या बन जाता है? न्यूप्रीन। अच्छा, अब ये जो न्यूप्रीन है, इस न्यूप्रीन का इस काम क्या है? ये जो न्यूप्रीन है ये है सिंथेटिक रबर। सही है। तो ये रबर का फॉर्मूला है, जो रबर आप नॉर्मली देखते हैं, उस रबर का फॉर्मूला क्या है? न्यूप्रीन। अब क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज थी, अब मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे बाकी जगहों पे भी पढ़ रहे हैं, वो हमारे लेक्चर्स किसी भी इदारे से कंपेयर कर लें। मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप किसी भी इदारे से कंपेयर कर लें, हमारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं। और हमारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद कोई कमी आपको नॉलेज वाइज नहीं रहेगी। बस आपने क्या करना है, जितना मटेरियल हम दे रहे हैं बस आप उसे खाते रहें, कुछ नहीं छोड़ें उसमें से। एक बहुत वैलिड मटेरियल मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, बहुत वैलिड मटेरियल। मेरे लिए तो पढ़ाना बहुत आसान था, दो तीन बातें पढ़ा के मैं आगे निकल जाता, जिस तरह से नॉर्मली लोग करते हैं। बट हम इसे बहुत डिटेल, आप हमारे लेक्चर्स को कहीं भी कंपेयर कर लें, हमारे लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड हैं और हर चीज उसमें कवर की गई है। क्योंकि देखें, एमडी कैट आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमडी कैट क्लियर हुआ, आप डॉक्टर बन गए। एमडी कैट क्लियर ना हुआ, अरे आप तबाह हो गए। एमडी कैट आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए हर एक एक किताब की नॉलेज, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो बलूचिस्तान बोर्ड हो, चाहे वो केपी के बोर्ड हो, चाहे वो फेडरल की नई बुक या पुरानी बुक हो या सिंध बोर्ड हो, हर एक एक चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो चीजें हमने यहाँ नहीं डिस्कस की वो अल्टीमेटली किसी और टॉपिक में डिस्कस लाजमी होंगी, जैसे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन,
और ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन वो एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में डिस्कस होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन, वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल टेस्ट के अंदर। तो बहुत वैलिड मटेरियल है, बहुत वैलिड मटेरियल है, सारे बोर्ड्स को कवर किया जा रहा है। बस आप इस लेक्चर्स को अच्छे से देखें, इनको प्रॉपरली रजिस्टर पे उतारें और प्रिपरेशन करें और हमारे टेस्ट दें। अगर आप हमारे टेस्ट में स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आप एमडी कैट के अंदर भी स्कोर करेंगे। हाउएवर समरी क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि एसिटाइलिन प्लस एसिटाइलिन क्या कहलाता है, विनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को अगर एसिटाइलिन के साथ जोड़ दे तो हम इसे क्या कहते हैं, विनाइल एसिटाइलिन। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, विनाइल एसिटाइलिन को अगर हम फिर दोबारा एसिटाइलिन के साथ जोड़ दें, आप इसे क्या कहेंगे, फिर आप इसे बोलेंगे डाइविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है, अगर आप विनाइल एसिटाइलिन को कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो एक खास केमिकल बनता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। चौथी बात, अगर आप क्लोरोप्रीन को जोड़ते रहें जोड़ते रहें जोड़ते रहें तो एक खास फॉर्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूप्रीन। पांचवी बात, कि जो न्यूप्रीन है ये क्या है, तो भाई न्यूप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, यानी जो रबर हम बनाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, न्यूप्रीन, एक सिंथेटिक रबर है। छठा पॉइंट जो आपने याद रखना है इसके अंदर वो ये है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। तो मैंने आपको बताया दो कैटलिस्ट यूज होते हैं, Cu2Cl2 यानी कि कॉपर मोनोक्लोराइड या कॉपर क्लोराइड। साथ में कौन यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। तो यहाँ तक आने के बाद हमने अल्काइन की हर एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि इस चैप्टर का नहीं होगा, उसमें हम केमिकल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं आपसे एक ही लेक्चर में सब चीज़ों के केमिकल टेस्ट डिस्कस करूंगा, चाहे वो अल्कीन अल्कीन अल्काइन के हों, ठीक है, चाहे वो अल्कीन और बेंजीन के हों, चाहे वो एल्डिहाइड और कीटोन के हों, चाहे वो अल्कोहल के डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हों। एक ही लेक्चर में हम स्मूथली सब चीज़ों के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे केमिकल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज।